दोस्तों, क्या हो जब एक आम कुत्ता नहलाने धोने वाला पेट ग्रूमर देश के सबसे खतरनाक और होने वाले मुख्यमंत्री के पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को अकेला समाप्त कर दे। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की सबसे वायलेंट और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म रेजर की। हॉलीवुड की जॉन विक और साउथ की किल जैसी फिल्मों का मिक्सचर है ये। आपको एक पल में किसी भी पलके झपकाने नहीं देगी ये फिल्म। यह एक ऐसी फिल्म है कि जब आप इसको देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी हसीन और भयानक मंजर इस फिल्म में है कि आपकी रूह कांप जाएगी। परिवार के साथ देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गंदा सीन नहीं है और मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया फिल्म है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा भी लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। इसके डायरेक्शन और डायरेक्टर रवि बाबू हैं, मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। रवि बाबू तेलुगु सिनेमा के कई फिल्म की हैं। ये कोई आम डायरेक्टर नहीं है। वे अपने लीक से हटकर और डार्क सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। रवि बाबू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे कम बजट में भी हॉलीवुड स्तर का सस्पेंस और विजुअल थ्रिल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी फिल्मों में हॉलीवुड डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक और डेविड फिंचर की शैली की भी झलक मिलती है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, जैसे अनुसुईया 2007। ये तेलुगु सिनेमा की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल सीरियल किलर थ्रिलर फिल्मों से एक मानी जाती है। इसमें जो डर का माहौल है उन्होंने बनाया था, उसकी आज भी तारीफ होती है। उसके बाद 2012 में आई थी इनकी अबूनू, एक सुपर हिट हॉरर थ्रिलर थी जिसमें इन्होंने बिना किसी भूत को दिखाए सिर्फ सस्पेंस, कैमरा एंगल्स और साउंड डिजाइन के से दर्शकों को डराया था। रेजर में उनका विजन है कि ये दर्शकों को सस्पेंस दें और एक्शन भी दें। रवि बाबू ने पारंपरिक मसाला दर्शन या एक्शन फिल्मों से हटकर एक रॉ राष्ट्रिक या गोर वायलेंस वाला सिनेमा चुना है। उन्होंने फिल्म में वीएफएक्स या बड़े बड़े सेट्स के बजाय रियल लोकेशंस, क्लोजअप शॉट्स या नेचुरल लाइटिंग का इस्तेमाल किया है ताकि दर्शकों को हर एक कट और खून का कतरा असली लगे। इनकी ये फिल्म आप देखोगे तो ये आप कह ही नहीं सकते कि इसमें वीएफएक्स का यूज़ किया हुआ है। इनकी जो फिल्म हुई है वो बिल्कुल रियल लोकेशन पे हुई हैं और बहुत ही रियलिस्टिक लगेगी आप जब आप देखोगे इनके लिए। रवि बाबू एक मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्शन भी किया है और इस फिल्म में खुद अदाकारी भी की है। ये एक कमाल के एक्टर भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में विलेन, कड़क पुलिस ऑफिसर के रोल भी किए हैं। उनकी भारी आवाज़ और लंबी कद काठी उन्हें स्क्रीन पर एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस देती है। रेजर में उनका किरदार बहुत ही कम बोलता है। वे अपनी आंखों में बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के सख्त हाव से गुस्सा, दर्द बयां करते हैं। एक शांत डॉग ग्रूमर से अचानक एक बेरहम किलिंग मशीन बनने के लिए
उनके ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव को वीडियो इस फिल्म में गहराई से दिखाया गया है। इस फिल्म के दूसरे एक्टर हैं वो हैं वी तनेश, जो विष्णुधर के रूप में इस फिल्म में जाने जाते हैं और तेजू के पिता भी कहे जाते हैं। तनेश तेलुगु सिनेमा का एक जाना माना नाम है। इन्होंने बचपन में कई सुपरहिट फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया था। बाद में नचुबेलू और राइड जैसी फिल्मों में बतौर लीड हीरो पहचान बनाई। रेजर में उनका रोल भले ही छोटा है, लेकिन वह कहानी की नींव है। यह एक आम मिडिल क्लास पिता के रूप में उनकी एक्टिंग दर्शकों को भावुक करती है, जिसके बाद विलेन के प्रति दर्शकों को गुस्सा और बढ़ जाता है। अब आते हैं अगले एक्टर में, जो हैं सी तेजल विख्याति सी तेजल विख्याति बाल कलाकार, जो इस फिल्म में तेजू के रूप में दिखाई गई हैं। किसी भी सर्वाइवल थ्रिलर में बच्चे की एक्टिंग बहुत मायने रखती है। अगर बच्चा डर को सही से एक्सप्रेस ना कर पाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन तेजल विख्याति ने इस फिल्म में एक अच्छे एक्टर की तरह अपने किरदार को निभाया है। तेजल ने से इस फिल्म में अपनी आंखों में कमाल का काम किया है। बिना ज़्यादा डायलॉग्स, सिर्फ अपने डर, रोने और सहम जाने के एक्सप्रेशंस से वह दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेती हैं। जब वह रवि बाबू यानी रेजर के किरदार में अपना रक्षक ढूंढती हैं, तो वह एक केमिस्ट्री फिल्म का सबसे मजबूत इमोशनल पॉइंट बनती हैं। जब आप सी तेजल विख्याति का करैक्टर देखेंगे तो आपका पता पड़ेगा कि एक रियल लाइफ क्या होती है। जब डर सामने हो तो ज़िंदगी कितनी कठोर मालूम पड़ेगी, कितना डरा हुआ जीवन मालूम पड़ेगा। अब बात करते हैं हम इस फिल्म के विलेन के बारे में। कनकराजू कोई ऐसा अपराधी नहीं है जो पैसों के लिए जुर्म करता था। उसका एकमात्र मकसद है कुर्सी, द चेयर ऑफ सीएम। उसे राज्य का मुख्यमंत्री बनना है। इस गद्दी को हासिल करने के लिए वह अपनी राह में आने वाले किसी भी इंसान को, चाहे वह सूबे का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, रास्ते से हटाने में उसे एक सेकंड भी नहीं सोचना पड़ता है। इस किरदार की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि जुर्म करते वक्त या किसी जान लेते वक्त उसके चेहरे पर कोई शिकन, पछतावा या डर नहीं होता है। वह एक ठंडे दिमाग से सोचने वाला सोशियोपैथ जो कत्ल को एक बिजनेस डील की तरह देखता है। उसके पास सिर्फ बाहुबल नहीं है, बल्कि उसके पीछे पुलिस प्रशासन, भाड़े के 60 शूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। यही बात उसे रेजर बाबू के लिए और ज़्यादा चुनौती भरा बताती है, क्योंकि रेजर को सिर्फ एक विलेन से नहीं बल्कि उसके पूरे सिस्टम से लड़ना है। ये फिल्म बहुत ही खतरनाक है, देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। फिल्म के शुरुआती सीन में जब कनकराजू मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रचता है और उसे अंजाम देता है, तो दर्शकों को उसकी ताकत का अंदाजा होता है। इस सीन को एक्सप्लेन करते हुए बताएं कि कैसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के इतने बड़े पद पर बैठे इंसान को ख़त्म कर देता है। बच्ची का बेरहमी से पीछा। आमतौर पर विलेन बच्चों पर हाथ उठाने से कतराते हैं या
उनके मन में थोड़ी दया होती है, लेकिन कनकराजू का डर यह है कि वह 6 साल की तेजू और उसके पिता के पास मौजूदा सीसीटीवी फुटेज उसका पूरा करियर तबाह कर सकती है। इसलिए वह अपने गुंडों को साफ आदेश देता है कि मुझे कोई गवाह जिंदा नहीं चाहिए, चाहे वह एक बच्ची ही क्यों ना हो। यह बात दर्शकों के मन में उसके प्रति नफरत को चरम पर पहुंचा देती है। यही होता है असली विलन का किरदार, जो सभी दर्शकों को अपने प्रति आगे को लाने को कहे। क्योंकि अगर हीरो का किरदार है तो उसे हीरो समझे, और विलन का किरदार है तो उसे विलन ही समझे। जब उसका सामना रेजर से होता है, सेकंड हाफ में जब रेजर एक एक करके उसके प्रोफेशनल किलर्स को पालतू जानवर को काटने वाले ब्लेड से और कैंची से मारना शुरू करता है, तब कनकराजू का घमंड टूटने लगता है। उसकी सत्ता का अहंकार गुस्से और बौखलाहट में बदल जाती है। इस मानसिक बदलाव की वीडियो में आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, एक थ्रिलर फिल्म में हीरो की महानता तभी निखर कर आती है जब उसके सामने खड़ा विलेन साक्षात यमराज जैसा हो। रेजर फिल्म में कनकराजू का किरदार बिल्कुल वैसा ही है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका खून बहा रहा है, उसे बस मुख्यमंत्री की वो कुर्सी चाहिए। जब वो अपने गुंडों को एक 6 साल की बच्ची को जान से मारने का हुक्म देता है, तो एक दर्शक के तौर पर आपका खून खौल उठेगा। यही इस किरदार की सबसे बड़ी जीत है। वो अपने स्क्रीन पर इतनी नफरत बटोर लेता है कि क्लाइमैक्स में जब हमारा हीरो रेजर उसे तड़पा तड़पा कर मारता है तो आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दोस्तों, इस फिल्म का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इसका विलेन कनकराजू, जिसे निभाया है विलेन किशोर ने। जी हाँ, वहीं विनीला किशोर, जिन्हें आपने हमेशा फिल्मों में कॉमेडी करते हुए और हीरो से पिटते हुए देखा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर रवि बाबू के विजन की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने एक कॉमेडियन के अंदर छुपे उस खूंखार एक्टर को बाहर निकाला है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कनकराजू के रोल में विनीला किशोर ने जो साइलेंट और डरावनी परफॉर्मेंस दी है, वो ये साबित करती है कि एक बेहतरीन एक्टर किसी भी सांचे में ढल सकता है। जब वो स्क्रीन पर आकर एक मासूम बच्ची को मारने का ऑर्डर बिना किसी इमोशन के देते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि ये एक वही इंसान है जिसे कभी आपको हंसाया था। आमतौर पर विनीला किशोर को पूरी फिल्म इंडस्ट्री या दर्शक एक बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में ही जानते हैं। उन्होंने अगणित फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसाया है, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर रवि बाबू ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। उन्हें एक खूंखार साइकोपैथिक विलन के रूप में इस फिल्म में लिया है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गुनाह से जो पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला है। कनकराजू, जिसे सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता, उसे मुख्यमंत्री का पत्ता साफ कर दिया था। उसे लग रहा था कि वो परफेक्ट क्राइम करके निकल चुका है, लेकिन वो भूल गया था कि कानून की आंखें भले ही बंद हों, पर टेक्नोलॉजी की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। हमारे सीधे साधे विष्णुधर को क्या पता चला कि जो कैमरा वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगा रहा है, वो उसकी और उसके परिवार की मौत का वारंट बन जाएगा। दोस्तों, जब कनकराजू के गुंडे विष्णु के घर में घुसते हैं, तो डायरेक्टर रवि बाबू ने जो सस्पेंस क्रिएट किया है वो लाजवाब है। पूरी लाइट कटी हुई है, सिर्फ बिजली कड़कड़ाने की रोशनी में गुंडों को चेहरे और उनकी चमकती हुई चाकों की धार दिख रही है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वो मासूम
बच्ची तेजू बेड के नीचे दुबकी हुई अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को ख़त्म होते हुए देखती है। एक 6 साल की बच्ची के दिमाग पर इस मंजर का क्या असर हुआ होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि विष्णु के मरते मरते वो सबूत तेजू के पास सुरक्षित कर दिया है। अब पूरी स्टेट की पुलिस और कनकराजू के शूटर एक तरफ हैं और नंगे पैर सड़क पर दौड़ती एक छोटी सी बच्ची एक तरफ है। पर इस बच्चे की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि आगे उसकी मुलाकात होने वाली है द रेजर से। तो दोस्तों, अब कहानी में वो मोमेंट आता है जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। द इंडस्ट्री ऑफ द रेजर। एक तरफ जहां मौत बनकर कनकराजू के गुंडे उस मासूम बच्चे के पीछे पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ किस्मत उसे लाकर खड़ा कर देती है द रुद्र प्रताप की बैन के सामने। भाइयों, रवि बाबू की स्क्रीन में प्रेजेंस इस सीन में देखने लायक है। वो भारी भरकम शरीर, वो गहरी आंखें और हाथ में वो चमकता हुआ रेजर। पहली नज़र में आपको समझ आ गया कि ये बंदा कोई मामूली कुत्ता नहलाने वाला तो नहीं है। जब विलेन के गुंडे आकर रुद्र को बुढ़ा बोलते हैं और धमकी देते हैं, तो रुद्र के चेहरे के जो हाव भाव हैं वो कमाल के हैं। वो डरता नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी दिखती है जो तूफान आने से पहले की होती है। डायरेक्टर ने यहाँ बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रखी है। रुद्र तुरंत सड़क पर फाइट करते हुए नहीं क्योंकि उसके साथ एक डरी हुई बच्ची है। वो अपने बहन को लेकर सीधे एक सुनसान अंधेरी बिल्डिंग की तरफ भागता है। और दोस्तों, जब जो होने वाला है उसे देखने के लिए अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि बंद कमरों और अंधेरे गलियारों का ये चूहे बिल्ली का खेल अब एक ऐसे खूनी तांडव में बदलने वाला है जिसे देखकर अपराधियों की रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, अब शुरू होता है इस फिल्म का वो वायलेट तांडव जिसे देखकर कमज़ोर दिल वालों के पसीने छूट जाएंगे। रुद्र अपनी बहन को लेकर सीधे उस अंधेरी कंक्रीट की बिल्डिंग में घुस जाता है, जो अब कनकराजू के गुंडों के लिए कब्रिस्तान बनने वाली है। दोस्तों, यहाँ एक जो लेवल डायरेक्टर रवि बाबू ने सेट किया है वो कमाल का है। कोई बड़ी 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 बातें नहीं, कोई उड़ने वाली गाड़ियाँ नहीं, रुद्र के पास कोई बंदूक नहीं, वो अपनी बहन से निकलता है। अब कुत्तों के बाल काटने वाली कैंची और उस तरह भाई साहब, जब वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक एक करके उन प्रोफेशनल किलर्स की गर्दे रेतता है, ना वो बैकग्राउंड में बजने वाला सन्नाटा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और असली धमाका तो तब है जब इंटरवल से ठीक 2 मिनट पहले जब विलेन का सबसे टॉप का शूटर रुद्र को पहचान लेता है। यहाँ पता चलता है कि ये सीधा साधा दिखने वाला पीरियड रूमर असल में देश का सबसे खतरनाक और सीक्रेट मिलिट्री एजेंट रह चुका है, जिसे दुनिया द ब्लैक रेजर के नाम से जानती है। मतलब विलेन जिस बच्ची को एक आसान शिकार समझ रहे थे, उसे अनजाने में मौत के सबसे बड़े सौदागर की उंगली थाम ली है। अब सेकंड हाफ में क्या होगा, कनकराजू का क्या प्रश्न होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि असली क्लाइमेक्स अब तो शुरू होगा। तो दोस्तों, इंटरवल के उस भयंकर रक्तपात के बाद फिल्म में हमें ले जाती एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल सफ़र पर। सुबह की पहली किरण के साथ जब हम रुद्र को देखते हैं तो वो एक थका हुआ, हारा हुआ इंसान लगता है, लेकिन तभी वो छोटी सी बच्ची तेजू उसके पास आती है। वो उसके हाथों से खून साफ करती है। और दोस्तों,
इस सीन में रवि बाबू के चेहरे में एक्सप्रेशंस दिखिएगा। जब एक ऐसा इंसान जिसने सालों में सिर्फ नफ़रत, खून खराबा देखा हो और एक छोटी बच्ची की मासूमियत उसके अंदर जमी बर्फ को पिघला देती है। और फिर शुरू होता है वो फ्लैशबैक जो इस पूरी कहानी की रीढ़ की हड्डी है। हमें पता चलता है कि रुद्र कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि देश का सीक्रेट बैरियर था जिसे ब्लैक रेजर के नाम से दुश्मन भी कांपते थे। लेकिन राजनीति के गंदे खेल ने 5 साल पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। उसकी अपनी बेटी को उससे छीन लिया था। भाइयों, जब रुद्र को तेजू की गुड़िया से वो मेमोरी कार्ड मिलता है तो वह देखता है कि होने वाला मुख्यमंत्री कनकराजू ही इस पूरे फसाद की जड़ है। तो रुद्र का मकसद बदल जाता है। उसे तेजू में अपनी वही खोई हुई बेटी नजर आती है जो उसके अंदर का सोया हुआ शेर अब पूरी तरह जाग चुका है। वो भागने वाला नहीं है, अब वो सीधे कनकराजू के गढ़ में घुसकर शिकार करने वाला है। दोस्तों, ये इमोशनल कनेक्ट ही है जो इस फिल्म को सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म से उठाकर एक मास्टरपीस बनाता है। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब आता है इस फिल्म का वो महा क्लाइमेक्स जो आपके पैसे वसूल करवा देगा। एक तरफ कनकराजू मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाला ही है और उसका घमंड 7वें आसान पर है, लेकिन वो ये भूल गया कि पीछे से मौत बनकर द रेजर आ रहा है। भाई साहब, जब राजभवन की स्क्रीन पर वो मर्डर का वीडियो लाइव चलता है तो कनकराजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायरेक्टर रवि बाबू ने इस सीन में बिलेना किशोर के चेहरे पर जो डर और फ्रस्ट्रेशन दिखाया है वो एक्टिंग की क्लास है। और भाई, अंतिम मुकाबला जब रुद्र कनकराजू को कोने में घेरता है तो कोई बॉलीवुड स्टाइल का ड्रामा नहीं होता है। रुद्र सीधे अपने चमकीले उसरे से कनकराजू का वो घमंड और उसकी गर्दन दोनों एक साथ काट देता है। जो सफ़ेद कपड़े पहनकर वो राज करने आया था, वो उसी के गंदे खून से लाल हो जाता है। अंत में जब रुद्र तेज को लेकर उसे वैन से दूर निकल जाता है तो आपके दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। एक थका हुआ फौजी और एक अनाथ बच्ची, दोनों में एक दूसरे में अपना परिवार ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म रेजर की कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में। दोस्तों, यहाँ गौर कीजिए, जब कनकराजू स्क्रीन पर आता है तो कोई भारी भरकम विलेन वाला लाइट म्यूजिक नहीं बजता, बल्कि बैकग्राउंड में एक बहुत ही धीमी, ठंडी और अजीब सी लो फ्रिक्वेंसी वाली बीट बजती है। डायरेक्टर रवि बाबू यहाँ म्यूजिक के जरिए हमें समझा रहे हैं कि कनकराजू कोई चिल्लाने वाला गुंडा नहीं है, बल्कि एक ठंडे दिमाग से सोचने वाला एक खतरनाक सोशियोपैथ है जिसके लिए कत्ल करना एक बिजनेस डील जैसा है। इस पूरे मर्डर सीक्वेंस में डायरेक्टर ने पारंपरिक थ्रिलर म्यूजिक को हटाकर सिर्फ घड़ी की टिक टिक और इंसान दिल की धड़कन हार्टबीट साउंड का इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे गुंडे कमरे में करीब आते हैं, धड़कन की आवाज़ तेज हो जाती है। यह म्यूजिक सीधे दर्शकों के दिमाग पर असर करता है। बेड के नीचे छिपी तेजू का जो डर है वह दर्शक खुद अपने अंदर महसूस करने लगता है। यहाँ म्यूजिक आपको डराता नहीं है, बल्कि आपको उस सिचुएशन का हिस्सा बना देता है। दोस्तों, यहाँ एक्शन सीन्स में हॉलीवुड की जॉन विक की तरह हैवी इंडस्ट्रियल सिंथवेव म्यूजिक चालू होता है।
एक फास्ट रीमिक जैसी बीट बजती है जो वीडियो की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देती है। लेकिन सबसे मास्टर स्ट्रोक चीज़ है साउंड इफ़ेक्ट्स। जब भी रुद्र का उस तरह हवा में चलता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ स्विश या मेटेलिक फ्लैश, लोहे की तीखी सरसराहट की आवाज़ को ऐसे सिंक किया जाता है कि हर एक कट में सीधे दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। इंटरवल के खूनी खेल के बाद जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है, फिल्म का म्यूजिक पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ बहुत ही उदास और रोती हुई वायलिन की धुन बजती है। ये म्यूजिक रुद्र के अकेलेपन, उस दर्द को बयां करता है जो वह पिछले 5 वर्षों से अपने बेटी को खोने के बाद सह रहा है। बिना किसी भारी डायलॉग के सिर्फ एक धुन दर्शकों को रुद्र के किरदार से इमोशनल बांध देती है। हमें समझ आता है कि यह इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब मर्डर का वीडियो लाइव होता है तो बैकग्राउंड में विशाल ब्रास स्टेप्स बजने लगता है जो किसी भी तबाही के आने का संकेत देता है। जब रुद्र कनक बाबू को दौड़ा दौड़ा कर मारता है तो म्यूजिक एक हाइब्रिड चेस थीम में बदल जाता है। तेज ड्रम्स और गूंजते हुए वायलिन, ये म्यूजिक दर्शकों के अंदर एक ऐसा सस्पेंस पैदा करता है कि जब आप इस गद्दार का अंत निश्चित है। दोस्तों, रेजर फिल्म को जो चीज़ बाकी आम साउथ एक्शन फिल्मों से अलग बनाती है वो है इसका साउंड डिजाइन। डायरेक्टर रवि बाबू ने यहाँ गानों पर पैसा बर्बाद करने के बजाय बैकग्राउंड स्कोर को बॉलीवुड लेवल का रखा है। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हैवी सिंथवेव म्यूजिक से आपकी धड़कनें बढ़ गईं। जहाँ वायलेंस था को असली दिखाना था, सिर्फ सन्नाटे और हड्डियों के टूटने की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि 2-3 घंटे की इस पूरी फिल्म में संगीत आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगा। कहानी के हर इमोशन को आपको सीधे दिल तक पहुंचने देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। दोस्तों, ये फिल्म किसी केजीएफ या पुष्पा या कल्कि जैसी मेगा बजट फिल्म जो 300 से 500 करोड़ रुपए में बनी फिल्म नहीं है। ये एक सीमित बजट, लो टू मीडियम बजट में बनी फिल्म है। डायरेक्टर रवि बाबू अपनी फिल्मों को बहुत ही किफ़ायती तरीके से बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस फिल्म का सारा पैसा फालतू की चकाचौंध या बड़े स्टार की फीस पर खर्च करने के बजाय स्क्रिप्ट, साउंड डिजाइन या रॉ एक्शन कोरियोग्राफी पर लगाया है। फिल्म की 80% कहानी बहुत ही सीमित जगहों पर घूमती है, जैसे विष्णु का मिडिल क्लास घर, रुद्र प्रताप की पेट ग्रूमिंग वैन या एक निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, और क्लाइमैक्स के लिए राजभवन का एक हिस्सा। दोस्तों, महंगे वीएफएक्स या बड़े बड़े सेट बनाने के बजाय डायरेक्टर ने अंधेरे जैसे शैडो और नेचुरल लाइटिंग का इस्तेमाल किया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में सिर्फ टार्च की रोशनी और बिजली कड़कड़ाने के विजुअल से जो डर का माहौल बनाया है, उसे बिना किसी खर्चे फिल्म को बॉलीवुड यानी हॉलीवुड लुक दे रही है। रवि बाबू ने खुद लीड रोल निभाया है, विलेन ने किशोर को ब्लेन बनाया और तनीश एक बाल कलाकार को कास्ट किया। इन मंजे हुए कलाकार की फीस कम थी, लेकिन इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं थी। इससे फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा
बच गए और सीधे फिल्म की टेक्निकल क्वालिटी जैसे साउंड या एडिटिंग को सुधारने में काम किया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े सीक्रेट यानी इसके बजट की। अक्सर हमें लगता है कि अगर फिल्म में हॉलीवुड जैसा एक्शन चाहिए तो पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टर रवि बाबू ने साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि पैशन और विजन में होती है। रेजर एक बहुत ही सीमित बजट में बनी फिल्म है। यह ना तो कोई करोड़ों की फीस लेने वाला सुपरस्टार है और ना ही बड़ी बड़ी उड़ने वाली गाड़ियाँ। डायरेक्टर ने बहुत ही चालाकी से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को अपना हंटिंग ग्राउंड बनाया और सारा पैसा फिल्म के साउंड डिजाइन और रॉ एक्शन पर खर्च किया। यही वजह है कि कम बजट की होने वाली ये फिल्म जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपको किसी इंटरनेशनल थ्रिलर जैसी फिल्म फील करा देगी। इसे कहते हैं स्मार्ट सिनेमा मेकिंग। रेजर को 8 मई 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। क्योंकि इसमें कोई मेगा स्टार नहीं था और डायरेक्टर रवि बाबू ने पूरी फिल्म को बेहद सीमित और वास्तविक लोकेशंस पर शूट किया था, इसलिए फिल्म का प्रोडक्शन बजट काफ़ी कम था। कम बजट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट टैग लेने के लिए 100 या 200 करोड़ की भारी रकम कमाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। रेजर की असली कमाई और मुनाफे का बड़ा हिस्सा थिएटर से नहीं बल्कि डिजिटल यानी OTT से आया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के तेलुगु और हिंदी डब वर्जन के राइट्स अच्छे दामों में खरीदे। यूट्यूब वीडियो में यूट्यूब पर भी ये फिल्म बहुत अच्छी सर्च में आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के बिजनेस और कमाई की। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो फिल्में थिएटर में 500 करोड़ नहीं कमाती वो फ्लॉप होती हैं, लेकिन रेजर ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। यह फिल्म एक बहुत ही टाइट बजट में बनी थी, जिसके कारण मेकर्स पर बड़ी कमाई का कोई दबाव नहीं था। सिनेमाघरों में एक लिमिटेड रिलीज़ के बाद इस फिल्म को असल कामयाबी मिली। OTT प्लेटफॉर्म्स यानी अमेजन प्राइम वीडियो पर जब इस फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया तो इसके खतरनाक एक्शन और सस्पेंस की वजह से इसे लाखों लोगों ने देखा। डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स या डबिंग राइट्स को मिलाकर इस फिल्म ने अपनी लागत से दोगुना मुनाफा कमा लिया। इसे कहते हैं नुकसान के रिस्क को जीरो करके तगड़ी कमाई करना। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के जुड़े फैक्ट से। ये फिल्म 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके तुरंत बाद इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर तेलुगु और हिंदी डब वर्जन में भी उपलब्ध कराया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, राइटर और मुख्य अभिनेता तो कोई और नहीं बल्कि खुद रवि बाबू हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी फ्लाइंग फ्लॉग्स और सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले इसे तैयार किया। फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सख्त एडल्ट ओनली सर्टिफिकेट मिला। इसका मुख्य कारण फिल्म में दिखाया गया अत्यधिक रॉ एक्शन, खून खराबा और खतरनाक सस्पेंस सीन है। रवि बाबू ने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कोई बड़ा और खर्चीला इवेंट नहीं किया। इन्होंने पूरी फिल्म में पॉडकास्ट या डिजिटल इंटरव्यूज़ के जरिए फिल्म का बजट कम बनाया, जो आज के समय का एक नया और स्मार्ट ट्रेंड है। अब बात करें रेटिंग की। औसतन ये फिल्म 2.5 यानी 5/2.5 ये 5 में से अपना 2.5 नंबर लेके जाती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV तेलुगु, अन्य प्रमुख मीडिया हाउसेस ने इसे एक वन टाइम वॉच सर्वाइवल थ्रिल माना है। फिल्म को
10 में से 5.6 के आसपास की रेटिंग मिली है, जो इसके रिकॉर्ड डार्क और स्पेसिफिक जॉनर को दर्शाती है। सभी क्रिएटर्स के लिए ने एक सुर में माना है कि फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत दमदार है, जो स्क्रीन पर चल रहे चूही बिल्ली के खेल दया रिलेंट चेस में जबरदस्त टेंशन पैदा कर देती है। रवि बाबू चाइल्ड आर्टिस्ट का वंड। फिल्म में रुद्र प्रताप, डॉग ग्रूमर और एक छोटी बच्ची तेजू के बीच का इमोशनल बॉन्ड इस खून खराबी वाली फिल्म को खोखले होने से बचाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। बंद लोकेशंस, अधूरी बनी इमारतों को जिस ग्रिट्टी और रफ टेक्सचर से दिखाया गया वह कमाल का थ्रिलर है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात कर लें। रूटीन और प्रेडिक्टेबल कहानी। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी कहानी का बहुत साधारण होना। आलोचकों के मुताबिक इस तरह की बिरले विजिलेंट और या प्रोडक्टर वाली कहानियाँ जैसे हॉलीवुड या कोरियन रिवेंज ड्रामा दर्शक पहले भी देख चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस। कुछ क्रिटिकल जैसे रॉटन टैमडोज या लोकल मीडिया का मानना है कि फिल्म में हिंसा की सीमा को बहुत ज़्यादा खींच दिखाया गया है, जो शायद हर तरह के दर्शकों को पसंद ना आए। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहली बात, इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से कड़क यानी ए सर्टिफिकेट दिया गया। और भाई फिल्म देखने के बाद आप भी मानोगे जितना खूंखार और रॉ वायलेंट इस फिल्म में दिखाया गया है वो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बात करें क्रिटिकल के लिए रिएक्शन की तो रेजर को मिक्स द पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी क्रिटिक्स ने इसे अपने रोंगटे खड़े करने वाली बैकग्राउंड म्यूजिक या रवि बाबू के डायरेक्शन की तारीफ की है। वहीं कुछ लोगों को यह भी कहना है कि इस कहानी की थोड़ी प्रेडिक्टेबल यानी आप पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप डार्क थ्रिलर या सर्वाइवल ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। क्रिएटर्स ने इसे 2.5 स्टार दिए हैं, लेकिन OTT लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट वीकेंड वॉच साबित हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की। लो लाइट सिनेमेटोग्राफी, द मिस्ट्री ऑफ शैडोज, अंधेरे का जाल। फिल्म की वीडियोग्राफी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका लो लाइट और ग्रिटी टेक्सचर। फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा रात के समय या बंद अंधेरे कमरे में शूट किया गया है। शैडो प्ले, शैडो एज ए कैरेक्टर्स। डायरेक्टर रवि बाबू उसके सिनेमेटोग्राफर ने महंगे लाइट सेट लगाने के बजाय परछाइयों का इस्तेमाल किया है। जब रुद्र प्रताप निर्माणधीन बिल्डिंग में छिपता है तो उसका विशाल शरीर अक्सर पूरा नहीं दिखता, सिर्फ उसका साया पिलर पर दिखता है। ये विजुअल्स स्टाइल दर्शकों के मन में हीरो के प्रति खौफ और सम्मान दोनों को एक साथ दोगुना कर देता है। वीडियोग्राफी में कैमरा कहाँ रखा गया है यह कहानी की सिचुएशन को बयां करता है। इसे वीडियो में इन दोनों सीन्स के जरिए समझाएं। यानी हम इन दोनों सीन को समझते हैं। तेजू के सीन्स, लो एंगल शूट एंड पॉइंट ऑफ व्यू। जब 6 साल की तेजू बेड के नीचे छिपती है या अपराधियों से भागती है तो कैमरा बहुत नीचे यानी ग्राउंड लेवल पर रखा गया है। इसे किड्स पॉइंट ऑफ व्यू POV कहते हैं। इससे दर्शकों को ये
एहसास होता है कि उस छोटी बच्ची के नज़रिए से यह दुनिया और विलेन के गुंडे कितने विशाल और डरावने लग रहे हैं। रुद्र के सीन्स में बात करें अब, जब रुद्र प्रताप अपने अस्त्रों को साफ करता है या अपनी वैन चलाता है तो कैमरा के एक्सट्रीम क्लोज ऑफ शॉट्स लिए गए हैं। कैमरा को सीधे उसकी थकी हुई आँखों और उसकी उंगलियों के मूवमेंट पर फोकस किया गया है। यह तकनीक किसी बिना डायलॉग के यह दिखाती है कि रुद्र के दिमाग में इस वक्त कितना भयंकर तूफान चल रहा है। अब बात करते हैं कलर ग्रेडिंग की। डार्क और कोल्ड टोन। इस फिल्म में आपको आम साउथ फिल्म की तरह चमकीले रंग, पीली धूप या रंग बिरंगे बैकग्राउंड नहीं दिखेंगे। पूरी फिल्म की कलर ग्रेडिंग को डिसैचुरेट यानी रंगों को थोड़ा फीका रखा गया है, जिसे म्यूटेड टेड ब्लू या कंक्रीट ग्रे कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। ये विजुअल टोन फिल्म के सीरियस और साइकोलॉजिकल मिजाज से पूरी तरह मैच करती है। लाल रंग का इम्पैक्ट। जब पूरा बैकग्राउंड डार्क ब्लू और ग्रे कंक्रीट का हो और उस पर अचानक से चमकीला लाल खून बिखरता है तो वह विजुअल दर्शकों की आंखों को बहुत तेज़ी से हिट करता है। यह वीडियोग्राफी की एक जानी मानी तकनीक है जो वायलेट और ज़्यादा रॉ और ख़तरनाक दिखाती है। दोस्तों, कहानी के अलावा जो चीज़ रेंज फिल्म को सीधे हॉलीवुड लेवल पर ले जाती हैं वो है इसका माइंड ब्लोइंग कैमरा वर्क और वीडियोग्राफी। ज़रा गौर कीजिए कि पूरी फिल्म में लाइटों का इस्तेमाल कितना कम किया गया है। डायरेक्टर ने अंधेरे और परछाइयों को भी एक किरदार की तरह इस्तेमाल किया है। भाई साहब, जब छोटी बच्ची तेजू बेड के नीचे छिपती है तो कैमरा को बिल्कुल ज़मीन पर रखा गया है और ताकि आप खुद को 6 साल की बच्चे की जगह रखकर उस खौफ को महसूस कर सकें कि बाहर खड़े गुंडे कितने डरावने लग रहे हैं। और जो इसकी कलर ग्रेडिंग है ना, पूरी फिल्म को एक डार्क ब्लू और ग्रे टोन की दी गई है, जिससे एक पल के लिए भी आपको यही नहीं लगता कि आप कोई आम मसाला फिल्म देख रहे हैं। एक्शन सीन्स में कैमरामैन ने जो हैंड हेल्ड शॉट लिए हैं वो आपके सीधे कंक्रीट की बिल्डिंग के अंदर खींच ले जाते हैं बिना किसी फालतू वीएफएक्स के। सिर्फ बेहतरीन कैमरा प्लेसमेंट से इतना बड़ा थ्रिल क्रिएट करना। दोस्तों, क्या हो जब एक आम कुत्ता नहलाने धोने वाला पेट ग्रूमर देश के सबसे खतरनाक और होने वाले मुख्यमंत्री के पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को अकेला समाप्त कर दे। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की सबसे वायलेंट और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म रेजर की। हॉलीवुड की जॉन विक और साउथ की किल जैसी फिल्मों का मिक्सचर है ये। आपको एक पल में किसी भी पलके झपकाने नहीं देगी ये फिल्म। यह एक ऐसी फिल्म है कि जब आप इसको देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी हसीन और भयानक मंजर इस फिल्म में है कि आपकी रूह कांप जाएगी। परिवार के साथ देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में कोई भी गंदा सीन नहीं है और मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया फिल्म है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा भी लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। इसके डायरेक्शन और डायरेक्टर रवि बाबू हैं, मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। रवि बाबू तेलुगु सिनेमा के कई फिल्म की हैं। ये कोई आम डायरेक्टर नहीं है। वे अपने लीक से हटकर और डार्क सिनेमा के लिए जाने जाते हैं।
रवि बाबू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे कम बजट में भी हॉलीवुड स्तर का सस्पेंस और विजुअल थ्रिल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी फिल्मों में हॉलीवुड डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक और डेविड फिंचर की शैली की भी झलक मिलती है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, जैसे अनुसुईया 2007। ये तेलुगु सिनेमा की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल सीरियल किलर थ्रिलर फिल्मों से एक मानी जाती है। इसमें जो डर का माहौल है उन्होंने बनाया था, उसकी आज भी तारीफ होती है। उसके बाद 2012 में आई थी इनकी अबूनू, एक सुपर हिट हॉरर थ्रिलर थी, जिसमें इन्होंने बिना किसी भूत को दिखाए सिर्फ सस्पेंस, कैमरा एंगल्स और साउंड डिजाइन के से दर्शकों को डराया था। रेजर में उनका विजन है कि ये दर्शकों को सस्पेंस दें और एक्शन भी दें। रवि बाबू ने पारंपरिक मसाला दर्शन या एक्शन फिल्मों से हटकर एक रॉ राष्ट्रिक या गोर वायलेंस वाला सिनेमा चुना है। उन्होंने फिल्म में वीएफएक्स या बड़े बड़े सेट्स के बजाय रियल लोकेशंस, क्लोजअप शॉट्स या नेचुरल लाइटिंग का इस्तेमाल किया है, ताकि दर्शकों को हर एक कट और खून का कतरा असली लगे। इनकी ये फिल्म आप देखोगे तो ये आप कह ही नहीं सकते कि इसमें वीएफएक्स का यूज़ किया हुआ है। इनकी जो फिल्म हुई है वो बिल्कुल रियल लोकेशन पे हुई हैं और बहुत ही रियलिस्टिक लगेंगी आप जब आप देखोगे इनके लिए। रवि बाबू एक मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्शन भी किया है और इस फिल्म में खुद अदाकारी भी की है। ये एक कमाल के एक्टर भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में विलेन, कड़क पुलिस ऑफिसर के रोल भी किए हैं। उनकी भारी आवाज़ और लंबी कद काठी उन्हें स्क्रीन पर एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस देती है। रेजर में उनका किरदार बहुत ही कम बोलता है। वह अपनी आंखों में बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के सख्त हाव से गुस्सा, दर्द बयां करते हैं। एक शांत डॉग ग्रूमर से अचानक एक बेरहम किलिंग मशीन बनने के लिए उनके ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव को वीडियो इस फिल्म में गहराई से दिखाया गया है। इस फिल्म के दूसरे एक्टर हैं वो हैं वी तनीश, जो विष्णुधर के रूप में इस फिल्म में जाने जाते हैं और तेजू के पिता भी कहे जाते हैं। तनीश तेलुगु सिनेमा का एक जाना माना नाम है। इन्होंने बचपन में कई सुपरहिट फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया था। बाद में नचुबेलू और राइड जैसी फिल्मों में बतौर लीड हीरो पहचान बनाई। रेजर में उनका रोल भले ही छोटा है, लेकिन वह कहानी की नींव है। यह एक आम मिडिल क्लास पिता के रूप में उनकी एक्टिंग दर्शकों को भावुक करती है, जिसके बाद विलेन के प्रति दर्शकों को गुस्सा और बढ़ जाता है। अब आते हैं अगले एक्टर में, जो हैं सी तेजल विख्याति बाल कलाकार, जो इस फिल्म में तेजू के रूप में दिखाई गई हैं। किसी भी सर्वाइवल थ्रिलर में बच्चे की एक्टिंग बहुत मायने रखती है। अगर बच्चा डर को सही से एक्सप्रेस ना कर पाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन तेजल विख्याति ने इस फिल्म में एक अच्छे एक्टर की तरह अपने किरदार को निभाया है। तेजल ने से इस फिल्म में अपनी आंखों में कमाल का काम किया है। बिना ज़्यादा डायलॉग्स सिर्फ अपने डर, रोने और
सहम जाने के एक्सप्रेशंस से वह दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेती हैं। जब वह रवि बाबू यानी रेजर के किरदार में अपना रक्षक ढूंढती हैं तो वह एक केमिस्ट्री फिल्म का सबसे मजबूत इमोशनल पॉइंट बनती हैं। जब आप सी तेजल विख्याति का कैरेक्टर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक रियल लाइफ क्या होती है। जब डर सामने हो तो ज़िंदगी कितनी कठोर मलम पड़ेगी, कितना डरा हुआ जीवन मलम पड़ेगा। अब बात करते हैं हम इस फिल्म के विलेन के बारे में। कनक राजू कोई ऐसा अपराधी नहीं है जो पैसों के लिए जुर्म करता था। उसका एकमात्र मकसद है कुर्सी, द चेयर ऑफ सीएम। उसे राज्य का मुख्यमंत्री बनना है। इस गद्दी को हासिल करने के लिए वह अपनी राह में आने वाले किसी भी इंसान को, चाहे वह सूबे का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, रास्ते से हटाने में उसे एक सेकंड भी नहीं सोचना पड़ता है। इस किरदार की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि जुर्म करते वक्त या किसी जान लेते वक्त उसके चेहरे पर कोई शिकन, पछतावा या डर नहीं होता है। वह एक ठंडे दिमाग से सोचने वाला सोशियोपैथ जो कत्ल को एक बिजनेस डील की तरह देखता है। उसके पास सिर्फ बाहुबल नहीं है बल्कि उसके पीछे पुलिस प्रशासन, भाड़े के 60 शूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क है। यही बात उसे रेजर बाबू के लिए और ज़्यादा चुनौती भरा बताती है, क्योंकि रेजर को सिर्फ एक विलेन से नहीं बल्कि उसके पूरे सिस्टम से लड़ना है। ये फिल्म बहुत ही खतरनाक है, देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। फिल्म के शुरुआती सीन में जब कनक राजू मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रचता है और उसे अंजाम देता है तो दर्शकों को उसकी ताकत का अंदाजा होता है। इस सीन को एक्सप्लेन करते हुए बताएं कि कैसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के इतने बड़े पद पर बैठे इंसान को ख़त्म कर देता है। बच्ची का बेरहमी से पीछा। आमतौर पर विलेन बच्चों पर हाथ उठाने से कतराते हैं या उनके मन में थोड़ी दया होती है, लेकिन कनक राजू का डर यह है कि वह 6 साल की तेजू और उसके पिता के पास मौजूदा सीसीटीवी फुटेज उसका पूरा करियर तबाह कर सकती है। इसलिए वह अपने गुंडों को साफ आदेश देता है कि मुझे कोई गवाह जिंदा नहीं चाहिए, चाहे वह एक बच्ची ही क्यों ना हो। यह बात दर्शकों के मन में उसके प्रति नफरत को चरम पर पहुंचा देती है। यही होता है असली विलेन का किरदार, जो सभी दर्शकों को अपने प्रति आगे को लाने को कहे। क्योंकि अगर हीरो का किरदार है तो उसे हीरो समझे और विलन का किरदार है तो उसे विलन ही समझे। जब उसका सामना रेजर से होता है, सेकंड हाफ में जब रेजर एक एक करके उसके प्रोफेशनल किलर्स को पालतू जानवर को काटने वाले ब्लेड से और कैंची से मारना शुरू करता है, तब कनक राजू का घमंड टूटने लगता है। उसकी सत्ता का अहंकार गुस्से और बौखलाहट में बदल जाती है। इस मानसिक बदलाव की वीडियो में आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, एक थ्रिलर फिल्म में हीरो की महानता तभी निखर कर आती है जब उसके सामने खड़ा विलेन साक्षात यमराज जैसा हो। रेजर फिल्म में कनक राजू का किरदार बिल्कुल वैसा ही है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका खून बहा रहा है। उसे बस मुख्यमंत्री की वो कुर्सी चाहिए। जब वो
अपने गुंडों को एक 6 साल की बच्ची को जान से मारने का हुक्म देता है, तो एक दर्शक के तौर पर आपका खून खौल उठेगा। यही इस किरदार की सबसे बड़ी जीत है। वो अपने स्क्रीन पर इतनी नफरत बटोर लेता है कि क्लाइमैक्स में जब हमारा हीरो रेजर उसे तड़पा तड़पा कर मारता है तो आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दोस्तों, इस फिल्म का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इसका विलेन कनक राजू, जिसे निभाया है विलेन किशोर ने। जी हाँ, वहीं विनीला किशोर, जिन्हें आपने हमेशा फिल्मों में कॉमेडी करते हुए और हीरो से पिटते हुए देखा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर रवि बाबू के विजन की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने एक कॉमेडियन के अंदर छुपे उस खूंखार एक्टर को बाहर निकाला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कनक राजू के रोल में विनीला किशोर ने जो साइलेंट और डरावनी परफॉर्मेंस दी है, वो ये साबित करती है कि एक बेहतरीन एक्टर किसी भी सांचे में ढल सकता है। जब वो स्क्रीन पर आकर एक मासूम बच्ची को मारने का ऑर्डर बिना किसी इमोशन के देते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि ये वही इंसान है जिसे कभी आपको हंसाया था। आमतौर पर विनीला किशोर को पूरी फिल्म इंडस्ट्री या दर्शक एक बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में ही जानते हैं। उन्होंने अगणित फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसाया है, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर रवि बाबू ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। उन्हें एक खूंखार साइकोपैथिक विलन के रूप में इस फिल्म में लिया है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गुनाह से जो पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाला है। कनक राजू, जिसे सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता, उसे मुख्यमंत्री का पत्ता साफ कर दिया था। उसे लग रहा था कि वो परफेक्ट क्राइम करके निकल चुका है, लेकिन वो भूल गया था कि कानून की आंखें भले ही बंद हों, पर टेक्नोलॉजी की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। हमारे सीधे साधे विष्णुधर को यह पता चला कि जो कैमरा वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगा रहा है, वो उसकी और उसके परिवार की मौत का वारंट बन जाएगा। दोस्तों, जब कनक राजू के गुंडे विष्णु के घर में घुसते हैं, तो डायरेक्टर रवि बाबू ने जो सस्पेंस क्रिएट किया है वो लाजवाब है। पूरी लाइट कटी हुई है, सिर्फ बिजली कड़कड़ाने की रोशनी में गुंडों को चेहरे और उनकी चमकती हुई चाकों की धार दिख रही है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब वो मासूम बच्ची तेजू बेड के नीचे दुबकी हुई अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को ख़त्म होते हुए देखती है। एक 6 साल की बच्ची के दिमाग पर इस मंजर का क्या असर हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि विष्णु के मरते मरते वो सबूत तेजू के पास सुरक्षित कर दिया है। अब पूरी स्टेट की पुलिस और कनक राजू के शूटर एक तरफ हैं और नंगे पैर सड़क पर दौड़ती एक छोटी सी बच्ची एक तरफ है। पर इस बच्चे की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि आगे उसकी मुलाकात होने वाली है द रेजर से। तो दोस्तों, अब कहानी में वो मोमेंट आता है जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। द इंडस्ट्री ऑफ द रेजर। एक तरफ जहां मौत बनकर कनक राजू के गुंडे उस मासूम बच्चे के पीछे पड़े हैं, वहीं दूसरी सब किस्मत उसे लाकर खड़ा कर देती है द रुद्र प्रताप की बैन के सामने। भाइयों, रवि बाबू की स्क्रीन में प्रेजेंस इस सीन में देखने लायक है। वो भारी भरकम शरीर, वो गहरी आंखें और हाथ में वो चमकता हुआ रेजर। पहली नज़र में आपको समझ आ गया कि ये बंदा कोई मामूली कुत्ता नहलाने वाला तो नहीं है। जब विलेन के गुंडे आकर रुद्र को बुड्ढा बोलते हैं और धमकी देते हैं, तो रुद्र के चेहरे के जो हाव भाव हैं वो कमाल के हैं। वो डरता नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी दिखती है जो तूफान आने से पहले की होती है।
डायरेक्टर ने यहाँ बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच रखी है। रुद्र तुरंत सड़क पर फाइट करते हुए नहीं कर, क्योंकि उसके साथ एक डरी हुई बच्ची है। वो अपने बहन को लेकर सीधे एक सुनसान अंधेरी बिल्डिंग की तरफ भागता है। और दोस्तों, जब जो होने वाला है उसे देखने के लिए अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि बंद कमरों और अंधेरे गलियारों का ये चूहे बिल्ली का खेल अब एक ऐसे खूनी तांडव में बदलने वाला है जिसे देखकर अपराधियों की रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, अब शुरू होता है इस फिल्म का वो वायलेट तांडव जिसे देखकर कमजोर दिल वालों के पसीने छूट जाएंगे। रुद्र अपनी बहन को लेकर सीधे उस अंधेरी कंक्रीट की बिल्डिंग में घुस जाता है, जो अब कनकराजू के गुंडों के लिए कब्रिस्तान बनने वाली है। दोस्तों, यहाँ एक जो लेवल डॉक्टर रवि बाबू ने सेट किया है वो कमाल का है। कोई बड़ी 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 बातें नहीं, कोई उड़ने वाली गाड़ियाँ नहीं, रुद्र के पास कोई बंदूक नहीं, वो अपनी बहन से निकलता है। अब कुत्तों के बाल काटने वाली कैंची और उस तरह भाई साहब, जब वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक एक करके उन प्रोफेशनल किलर्स की गर्दे रेतता है, ना वो बैकग्राउंड में बजने वाला सन्नाटा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और असली धमाका तो तब है जब इंटरवल से ठीक 2 मिनट पहले जब विलेन का सबसे टॉप का शूटर रुद्र को पहचान लेता है। यहाँ पता चलता है कि ये सीधा साधा दिखने वाला पीरियड रूमर असल में देश का सबसे खतरनाक और सीक्रेट मिलिट्री एजेंट रह चुका है, जिसे दुनिया द ब्लैक रेजर के नाम से जानती है। मतलब विलेन जिस बच्ची को एक आसान शिकार समझ रहे थे, उसे अनजाने में मौत के सबसे बड़े सौदागर की उंगली थाम ली है। अब सेकेंड हाफ में क्या होगा, कनकराजू का क्या प्रश्न होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि असली क्लाइमेक्स अब तो शुरू होगा। तो दोस्तों, इंटरवल के उस भयंकर रक्तपात के बाद फिल्म में हमें ले जाती एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल सफ़र पर। सुबह की पहली किरण के साथ जब हम रुद्र को देखते हैं तो वो एक थका हुआ, हारा हुआ इंसान लगता है, लेकिन तभी वो छोटी सी बच्ची तेजू उसके पास आती है। वो उसके हाथों से खून साफ करती है। और दोस्तों, इस सीन में रवि बाबू के चेहरे में एक्सप्रेशंस दिखेगा, जब एक ऐसा इंसान जिसने सालों में सिर्फ नफ़रत, खून खराबा देखा हो और एक छोटी बच्ची की मासूमियत तो उसके अंदर जमी बर्फ को पिघला देती है। और फिर शुरू होता है वो फ्लैशबैक, जो इस पूरी कहानी की रीढ़ की हड्डी है। हमें पता चलता है कि रुद्र कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि देश का सीक्रेट बैरियर था, जिसे ब्लैक रेजर के नाम से दुश्मन भी कांपते थे। लेकिन राजनीति के गंदे खेल ने 5 साल पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। उसकी अपनी बेटी को उससे छीन लिया था। भाइयों, जब रुद्र को तेजू की गुड़िया से वो मेमोरी कार्ड मिलता है, तो वह देखता है कि होने वाला मुख्यमंत्री कनकराजू ही इस पूरे फसाद की जड़ है। तो रुद्र का मकसद बदल जाता है। उसे तेजू में अपनी वही खोई हुई बेटी नजर आती है, जो उसके अंदर का सोया हुआ शेर अब पूरी तरह जाग चुका है। वो भागने वाला नहीं है, अब वो सीधे कनकराजू के गढ़ में घुसकर शिकार करने वाला है। दोस्तों, ये इमोशनल कनेक्ट ही है जो इस फिल्म को सिर्फ एक मार धाड़ वाली फिल्म से उठाकर एक मास्टरपीस बनाता है। तो भाइयों और उनकी बहनों, अब आता है इस फिल्म का वो महा क्लाइमेक्स जो आपके पैसे वसूल करवा देगा। एक तरफ कनकराजू मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने वाला ही है और उसका घमंड 7वें आसान पर है, लेकिन वो ये भूल गया कि पीछे से मौत बनकर द रेजर आ रहा है।
भाई साहब, जब राजभवन की स्क्रीन पर वो मर्डर का वीडियो लाइव चलता है तो कनकराजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायरेक्टर डायरेक्टर रवि बाबू ने इस सीन में बिलेना किशोर के चेहरे पर जो डर और फ्रस्ट्रेशन दिखाया है वो एक्टिंग की क्लास है। और भाई, अंतिम मुकाबला जब रुद्र कनकराजू को कोने में घेरता है तो कोई बॉलीवुड स्टाइल का ड्रामा नहीं होता है। रुद्र सीधे अपने चमकीले उस्तरे से कनकराजू का वो घमंड और उसकी गर्दन दोनों एक साथ काट देता है। जो सफ़ेद कपड़े पहनकर वो राज करने आया था, वो उसी के गंदे खून से लाल हो जाता है। अंत में जब रुद्र तेज को लेकर उसे वैन से दूर निकल जाता है तो आपके दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। एक थका हुआ फौजी और एक अनाथ बच्चे, दोनों में एक दूसरे में अपना परिवार ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म रेजर की कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में। दोस्तों, यहाँ गौर कीजिए, जब कनकराजू स्क्रीन पर आता है तो कोई भारी भरकम विलेन वाला लाइट म्यूजिक नहीं बजता, बल्कि बैकग्राउंड में एक बहुत ही धीमी, ठंडी और अजीब सी लो फ्रिक्वेंसी वाली बीट बजती है। डायरेक्टर रवि बाबू यहाँ म्यूजिक के जरिए हमें समझा रहे हैं कि कनकराजू कोई चिल्लाने वाला गुंडा नहीं है, बल्कि एक ठंडे दिमाग से सोचने वाला एक खतरनाक सोशियोपैथ है, जिसके लिए कत्ल करना एक बिजनेस डील जैसा है। इस पूरे मर्डर सीक्वेंस में डायरेक्टर ने पारंपरिक थ्रिलर म्यूजिक को हटाकर सिर्फ घड़ी की टिक टिक और इंसान दिल की धड़कन हार्टबीट साउंड का इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे गुंडे कमरे में करीब आते हैं, धड़कन की आवाज़ तेज हो जाती है। यह म्यूजिक सीधे दर्शकों के दिमाग पर असर करता है। बेड के नीचे छिपी तेजू का जो डर है वह दर्शक खुद अपने अंदर महसूस करने लगता है। यह म्यूजिक आपको डराता नहीं है, बल्कि आपको उस सिचुएशन का हिस्सा बना देता है। दोस्तों, यहाँ एक्शन सीन्स में हॉलीवुड की जॉन विक की तरह हैवी इंडस्ट्रियल सिंथवेव म्यूजिक चालू होता है। एक फास्ट रीमिक्स जैसी बीट बजती है जो वीडियो की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देती है। लेकिन सबसे मास्टर स्ट्रोक चीज़ है साउंड इफ़ेक्ट्स। जब भी रुद्र का उस्तरा हवा में चलता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ स्विच या मेटेलिक फ्लैश, लोहे की तीखी सरसराहट की आवाज़ वो ऐसे सिंक किया जाता है कि हर एक कट में सीधे दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। इंटरवल के खूनी खेल के बाद जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है, फिल्म का म्यूजिक पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ बहुत ही उदास और रोती हुई वायलिन की धुन बजती है। ये म्यूजिक रुद्र के अकेलेपन, उस दर्द को बयां करता है जो वह पिछले 5 वर्षों से अपने बेटे को खोने के बाद सह रहा है। बिना किसी भारी डायलॉग के सिर्फ एक धुन दर्शकों को रुद्र के किरदार से इमोशनल बांध देती है। हमें समझ आता है कि यह इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब मर्डर का वीडियो लाइव होता है तो बैकग्राउंड में विशाल ब्रास स्टेप्स बजने लगता है जो किसी भी तबाही के आने का संकेत देता है। जब रुद्र कनक बाबू को दौड़ा दौड़ा कर मारता है तो म्यूजिक एक हाइब्रिड चेस थीम में बदल जाता है। तेज ड्रम्स और गूंजते हुए वायलिन, ये म्यूजिक दर्शकों के अंदर एक ऐसा
सस्पेंस पैदा करता है कि जब आप इस गद्दार का अंत निश्चित है। दोस्तों, रेजर फिल्म को जो चीज़ बाकी आम साउथ एक्शन फिल्मों से अलग बनाती है वो है इसका साउंड डिजाइन। डायरेक्टर रवि बाबू ने यहाँ गानों पर पैसा बर्बाद करने के बजाय बैकग्राउंड स्कोर को बॉलीवुड लेवल का रखा है। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हैवी सिंथवेव म्यूजिक से आपकी धड़कनें बढ़ गईं। जहाँ वायलेंस था को असली दिखाना था, सिर्फ सन्नाटे और हड्डियों के टूटने की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि 2-3 घंटे की इस पूरी फिल्म में संगीत आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगा। कहानी के हर इमोशन को आपको सीधे दिल तक पहुंचने देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। दोस्तों, यह फिल्म किसी केजीएफ या पुष्पा या कल्कि जैसी मेगा बजट फिल्म जो 300 से 500 करोड़ रुपए में बनी फिल्म नहीं है। ये एक सीमित बजट, लो टू मीडियम बजट में बनी फिल्म है। डायरेक्टर रवि बाबू अपनी फिल्मों को बहुत ही किफ़ायती तरीके से बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस फिल्म का सारा पैसा फालतू की चकाचौंध या बड़े स्टार की फीस पर खर्च करने के बजाय स्क्रिप्ट, साउंड डिजाइन या रॉ एक्शन कोरियोग्राफी पर लगाया है। फिल्म की 80% कहानी बहुत ही सीमित जगहों पर घूमती है, जैसे विष्णु का मिडिल क्लास घर, रुद्र प्रताप की पेट ग्रूमिंग वैन या एक निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, और क्लाइमैक्स के लिए राजभवन का एक हिस्सा। दोस्तों, महंगे वीएफएक्स या बड़े बड़े सेट बनाने के बजाय डायरेक्टर ने अंधेरे जैसे शैडो और नेचुरल लाइटिंग का इस्तेमाल किया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में सिर्फ टार्च की रोशनी और बिजली कड़कड़ाने के विजुअल से जो डर का माहौल बनाया है, उसे बिना किसी खर्चे फिल्म को बॉलीवुड यानी हॉलीवुड लुक दे रही है। रवि बाबू ने खुद लीड रोल निभाया है, विलेन ने किशोर को ब्लेन बनाया और तनीश एक बाल कलाकार को कास्ट किया। इन मंजे हुए कलाकार की फीस कम थी, लेकिन इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं थी। इससे फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच गया और सीधे फिल्म की टेक्निकल क्वालिटी जैसे साउंड या एडिटिंग को सुधारने में काम किया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े सीक्रेट यानी इसके बजट की। अक्सर हमें लगता है कि अगर फिल्म में हॉलीवुड जैसा एक्शन चाहिए तो पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टर रवि बाबू ने साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि पैशन और विजन में होती है। रेजर एक बहुत ही सीमित बजट में बनी फिल्म है। यहाँ ना तो कोई करोड़ों की फीस लेने वाला सुपरस्टार है और ना ही बड़ी बड़ी उड़ने वाली गाड़ियाँ। डायरेक्टर ने बहुत ही चालाकी से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को अपना हंटिंग ग्राउंड बनाया और सारा पैसा फिल्म के साउंड डिजाइन और रॉ एक्शन पर खर्च किया। यही वजह है कि कम बजट की होने वाली ये फिल्म जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपको किसी इंटरनेशनल थ्रिलर जैसी फिल्म फील करा देगी। इसे कहते हैं स्मार्ट सिनेमा मेकिंग। रेजर को 8 मई 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। क्योंकि इसमें कोई मेगा स्टार नहीं था और डायरेक्टर रवि बाबू ने पूरी फिल्म को बेहद सीमित और वास्तविक लोकेशंस पर शूट किया था, इसलिए फिल्म का प्रोडक्शन बजट काफ़ी कम था। कम बजट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट टैग लेने के लिए 100 या 200 करोड़ की भारी रकम कमाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। रेजर की असली कमाई और मुनाफे का बड़ा हिस्सा थिएटर से नहीं बल्कि
डिजिटल यानी OTT से आया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के तेलुगु और हिंदी डब वर्जन के राइट्स अच्छे दामों में खरीदे। यूट्यूब वीडियो में यूट्यूब पर भी ये फिल्म बहुत अच्छी सर्च में आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के बिजनेस और कमाई की। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो फिल्में थिएटर में 500 करोड़ नहीं कमाती वो फ्लॉप होती हैं, लेकिन रेजर ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। यह फिल्म एक बहुत ही टाइट बजट में बनी थी, जिसके कारण मेकर्स पर बड़ी कमाई का कोई दबाव नहीं था। सिनेमाघरों में एक लिमिटेड रिलीज़ के बाद इस फिल्म को असल कामयाबी मिली। OTT प्लेटफॉर्म्स यानी अमेजन प्राइम वीडियो पर जब इस फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया तो इसके खतरनाक एक्शन और सस्पेंस की वजह से इसे लाखों लोगों ने देखा। डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स या डबिंग राइट्स को मिलाकर इस फिल्म ने अपनी लागत से दोगुना मुनाफा कमा लिया। इसे कहते हैं नुकसान के रिस्क को जीरो करके तगड़ी कमाई करना।